हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ऑल वेल? तो लेट अस इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम अभिषेक सिंह, योर साइंस मेंटर. साइंस, यस साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट मतलब ये तो एक यूनिवर्स है. कहूँ तो इसको साइंस एक ऐसा वर्ड है, जैसे हम कहते हैं ना गागर में सागर समाना, तो वैसे ही साइंस भी है. मतलब एक छोटे से वर्ड में पूरा यूनिवर्स समा जाता है, हम कह सकता हूँ मैं. तो साइंस क्या है एक्चुअली, पहले वो समझते हैं. साइंस इज अ नेचुरल फिनोमिना विच बिलीव्स ओनली ऑन फैक्ट एंड विच हैव प्रूफ. मतलब जिस चीज़ों का प्रूफ नहीं, जिन चीज़ों का हम बता नहीं सकते कि ये किस तरह से होगा, तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा साइंस का कहना है, या वो चीज़ फेक है. इसका एग्जांपल देता हूँ मैं. एक भूत, ठीक है, घोस्ट. तो घोस्ट हम कहते हैं कि भूत होता है, पर क्या हम इसको प्रूफ कर पाए? नहीं. तो साइंस इसको मानता ही नहीं है. साइंस एनर्जी को मानता है क्योंकि वो प्रूफ होता है, पर भूत प्रूफ ही नहीं होता है, तो साइंस नहीं मानता है इसको. तो साइंस उन्हीं चीज़ों को मानता है जो फैक्ट हो, जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं. और एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है, एक ऐसा नेचुरल जिसमें दुनिया भर की सारी बातें समा जाती हैं. दुनिया भर की सारी बातें. अभी एग्जाम्पल देता हूँ इसमें बहुत सारे में. अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आप लोग लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है. तो लेक्चर कैसे सुन रहे हो? लेक्चर कैसे सुन रहे हो? फ़ोन से सुन रहे हो, बरोबर. तो ये जो हमारा लाइव सेशन फ़ोन में हो रहा है, तो फ़ोन क्या है? अब एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इलेक्ट्रॉनिक मशीन किस में आ गई? साइंस में आ गई. आप लोग पंखे का मज़ा ले रहे हो, लाइट का मज़ा लेते हो, एसी का मज़ा लेते हो. ये सब किसके वजह से चल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट. तो ये क्या है? साइंस है. अभी आप लोग घर से बाहर निकलो, बाहर आप लोग देखोगे कि गाड़ी चल रही है, प्लेन उड़ रहा है, ट्रेन भाग रहा है. कैसे? ये सब की सब चीज़ें साइंस है. और साइंस की तो वैसे 3 मेन ब्रांचेस है. अभी जैसा तुम लोग आज फर्स्ट लाइव सेशन हो रहा है ये 8th स्टैंडर्ड का, तो पहले साइंस थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम टॉपिक पर आते हैं. तो साइंस का मैंने बोला 3 मेन ब्रांचेस है. 3 मेन ब्रांचेस मतलब क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ये 3 चीज़ समझ के चलो अभी. तो फिजिक्स यानी कि जो चीज़ जो नेचुरल फिनोमिना का ही चीज़ हो गया है, जो नेचर से रिलेट करता है, जो नेचर के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है. केमिस्ट्री तो इसमें रिएक्शन आ जाता है, एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं. बायोलॉजी तो बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से रिलेट करता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से. जैसे कि अभी अगर मैं सन बोलूँ तो ये फिजिक्स में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में आ सकता है, बायो में आ सकता है, बट सन खुद बायोलॉजी में नहीं आएगा. सन प्लांट्स को मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, तो इस तरह से बायोलॉजी में आ सकता है. बट सन जो खुद है वो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो एनर्जी किस में आ सकता है? फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है. तो ये तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है. और वैसे उसके अंदर ही बहुत सारे पार्ट है. अभी फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स होता है, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स. फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल. बायोलॉजी में बोटैनी, जूलॉजी, ऐसे ही. फिर देखो साइंस में आगे और फील्ड निकल जाते हैं. मेडिकल साइंस, उसमें तो अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इस तरह से. तो साइंस एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, पर अभी तुम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक छोटा सा पार्ट है जिससे हम थोड़ा साइंस को थोड़ा समझ सकेंगे, साइंस का मज़ा ले सकेंगे, थोड़ी कुछ चीज़ों को हम जान पाएंगे कि अच्छा इसके पीछे ये रीज़न है, उसके पीछे वो रीज़न है. वरना साइंस तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. हाँ, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा का सोचेंगे, थोड़ा सीखना चाहेंगे, तो साइंस आराम से सीख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर. साइंस निकालिए अपनी टेक्स्ट बुक, आप सब लोग निकालिए, सब लोग. चलो, तो साइंस का इंडेक्स देख लो. आप लोगों को इस तरह से 19 चैप्टर हैं. तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन पहले चैप्टर से ही. चलो फिर निकालो सब लोग पेज नंबर 1. निकाला सब लोगों ने? चलो फिर पहला क्या है अभी? लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. अभी मैंने तुम लोगों को साइंस के इंट्रोडक्शन में कुछ बताया था. लिविंग चीज़ें किस में आती हैं, लिविंग थिंग किस में आती हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी? टाइप करो अपना आंसर सब लोग फटाफट. हाँ सही, ये आता है बायोलॉजी के अंदर. एक्चुअली बायोलॉजी ना, इसका मतलब ही यही होता है
स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। स्टडी मतलब क्या, लॉजी, और बायो मीन्स क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बायोलॉजी का मतलब देखो बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देख लो ये बात एक बार अच्छे से, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। तो बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और लॉजी मतलब स्टडी। तो सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। चलो फिर अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। क्या है अपना चैप्टर अभी, लिविंग वर्ल्ड, ये तो समझ गए आप लोग। आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स सुना हुआ लग रहा है कि आप लोगों को, शायद सुने होंगे माइक्रो वर्ड। माइक्रो मीन्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स छोटा सा, जिसे हम अपने आंखों से ना देख पाए। मतलब माइक्रो मीन्स द सब्सटेंस विच वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आई, ठीक है। द थिंग विच वी कैन नॉट सी, द लिविंग थिंग बोल सकते हैं, विच वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आई आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो जिंदा चीजें जिनको हम अपनी आंखों से ना देख पाए, तो वो क्या हो जाएंगी, माइक्रो, ठीक है। अभी आप लोग इतना समझे। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे कि व्हाट इज हेरिडिटी एंड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, बायोनॉर्मल सिस्टम किसने क्लासिफाई किया, ये चैप्टर, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढोगे और मुझे बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों के पास इसका आंसर होगा, ओके। और मैं किसी को भी बोल सकता हूँ इसका आंसर टाइप करने के लिए, तो बी रेडी विद दिस आंसर। अब क्या आता है इसके बाद, अपना पहला टॉपिक, तो बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो डाइवर्सिटी अलग अलग तरह के मतलब इतने ज़्यादा कि जिनको हम काउंट ना कर सके। डाइवर्सिटी मतलब जिसे वेरिएशन रहेगा, मतलब हर तरह के या फिर इतने प्रकार के कि हम सोच भी नहीं सकते, तो वो डाइवर्सिटी की तरफ चला गया। बायो, तो बायो मतलब क्या, लिविंग। मैं पहले बताया बायोलॉजी में बायो मीन्स क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी वेरिएशन है, कितनी वेराइटीज है, वो हो गया बायोडाइवर्सिटी। अभी तुम लोगों को बताता हूँ थोड़ा मैं। अभी हमें क्या लगता है, इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग है, कि इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग है, बट नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। और भी बहुत सारे स्पीसीज है जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है। अगर आप लोग ये जानते रहोगे कि लैंड और वाटर का मतलब ओशियन का रेशियो कितना है, तो उस हिसाब से आप इमेजिन कर लो कि ओशियन कितना बड़ा है, तो फिश की वैरायटीज कितनी होगी, फिश के नंबर्स कितने होंगे, और ह्यूमन बीइंग उसके सामने कितने होंगे। और सिर्फ ह्यूमन बीइंग है नहीं, लैंड पर बाकी एनिमल्स भी तो है ना, कुछ को तो हम देखते हैं साथ में अपने, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, काऊ, बफेलो, इन सबको साथ में देखते हैं। कुछ चीज़ जंगल में रहते हैं, टाइगर, लायन चीज़ें, ठीक है। तो डाइवर्सिटी यहाँ पर भी है, बट ओशियन में ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और हम सोच सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अलावा भी कितने सारे स्पीसीज है, मतलब जिनको हम फिंगर पे या फिर काउंटिंग में नहीं बोल सकते हम, मतलब सीधा उसको 5 to 6 डिजिट में चले जाता है, इतने सारे डाइवर्सिटी आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें हम इसको ना बेसिकली 2 पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं। मतलब जो कॉमन पीपल होते हैं ना कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है, एक प्लांट हो गया, एक एनिमल हो गया। और एनिमल मतलब हम और जानवर सब आ जाते हैं, और प्लांट मतलब सारे प्लांट्स आ गए। पर क्या ये सच है, सिर्फ 2 काफ़ी है? आप खुद सोचिए। आप में से समझो किसी को फ्लू हो गया, किसी को कोई बुखार आ गया, सर्दी हो गई, ठीक है, कुछ भी मतलब समझो, तो ये किस वजह से होता है, तो यह सिंपल सा आंसर सबको पता रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर मतलब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, और जिस भी सिस्टम का वो डिजीज होगा वहाँ चले जाएगा। जैसे कि पेट दर्द होता है तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। सर्दी या जुकाम में तो नोज, थोरैक्स या फिर हमारे मतलब चेस्ट रीजन पे या फिर लंग्स में वो रहेगा। ऐसे मतलब हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि तो वो ऑर्गेनिज्म कहाँ का है, ठीक है। तो देखो ये हम जो बीमार हुए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमार कर रहा है, और मतलब खुद मल्टीप्लाई भी तो हो रहा होगा, मतलब वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसको हमें काउंट करना है, जिसको हम देख नहीं सकते। तो जो कॉमन क्लासिफिकेशन हम करते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स, वो दरअसल
इनकम्प्लीट है, वो आधा अधूरा है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों की चीज़ें भी कि अरे हाँ कितनी सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से कभी देखे भी नहीं हैं, मतलब देख सकते ही नहीं, और जिसके बारे में सुने भी नहीं है, ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। और एक ये फिलहाल 2020 से बात करता हूँ मैं, कोरोना वायरस। अब देखो जो कोई वायरस है अभी कैसा हमारी बॉडी में आता है, मल्टीप्लाई करता है, बीमार कर रहा है, और जिसको कॉमन सा नाम है कोविड वायरस बोलता है, कोई कोई कोरोना वायरस बोलता है, एक्चुअली उसका नाम SARS-CoV-2 है। और तो जो ये वायरस है, ये जो वायरस है हमें बीमार करता है, तो इसका मतलब क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ? क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ? ये सोचो आप लोग, वायरस है, हमें इन्फेक्ट करता है, बीमार करता है, तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो एक्चुअल में इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर है नहीं। कोई भी वायरस हो, सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सारे के सारे वायरस की बात कर रहा हूँ। राइनो वायरस ले लो आप लोग, ठीक है, वो भी तो नॉन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉन लिविंग है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। याद रखना बात, वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आप लोग शॉक हो जाओगे, जब वायरस लिविंग ही नहीं, जिंदा ही नहीं है, तो हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई कैसे करता है, एक दूसरे से ट्रांसमिट कैसे होता है? हाउ कैन इट बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू एनी अनदर पर्सन व्हेन इट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? देखो मैं अभी भी नहीं बोला कि नॉन लिविंग है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो लिविंग तो नहीं है, ठीक है। अब चलो ठीक है, लिविंग नहीं है बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे हो कैसे बताता हूँ, फिर बाद में आप लोग मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉन लिविंग भी नहीं है। अरे फिर ये क्या बात हुई? ना लिविंग है ना नॉन लिविंग की कौन सी बात हुई? हमने तो बचपन से लेके अब तक दो ही चीज़ पढ़ी है, ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ओनली इन टू ग्रुप्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अब ये अभिषेक सर नई बात क्या कर रहे हो आप? ऑर्गेनिज्म तो दो ही है ना, सॉरी थिंग्स तो दो ही है, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर टेबल है तो नॉन लिविंग हुआ, पेन है तो नॉन लिविंग हुआ, इंसान है तो लिविंग हुआ, पेड़ है तो लिविंग हुआ। अब ये तीसरा कहाँ से आ गया? हम तो दो ही पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो इसका आंसर है सुनो, वायरस इज अ सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है। क्या बोला मैंने? सब लोग एक बार रिपीट करो। यस, वायरस इज अ सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है? सेमी लिविंग क्या है? ये सोच रहे होंगे, लिविंग था, नॉन लिविंग था, सेमी लिविंग क्या होता है? आधा जिंदा आधा मरा हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? या तो पूरा जिंदा रहेगा तो पूरा मरा हुआ रहेगा, ये हो सकता है ना। चीजें या तो जिंदा होगी या तो मरी होगी, ये बीच का क्या होता है? क्या आधा वायरस जिंदा आधा वायरस मरा होता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधा जिंदा आधा मरा होता है। तो क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये जो वायरस है, ये जब तक बॉडी के बाहर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म पर अटैक नहीं किया है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्लस आरएनए या तो डीएनए होता है। तो इसी को हम वायरस बोलते हैं। वायरस का जो स्ट्रक्चर है, वायरस कैसा होता है? एक प्रोटीन होता है, ठीक है, और एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल में भी आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए और साथ में प्रोटीन। आप कुछ समझ सकते हो आप लोग, मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना देता हूँ कोरोना वायरस से, समझ लो। ये हो गया प्रोटीन कोट और ये हो गया आरएनए, बस यही होता है वायरस, ठीक है। अब किसी का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, ऐसा कोई होगा, ठीक है, कोई एकदम अलग ही कुछ दिखेगा। एक वायरस तो ऐसा भी होता है, पर ये इसको एक्चुअली ये बैक्टीरियोफेज है, ये इंसानों को अटैक नहीं करता, ये सिर्फ बैक्टीरिया को अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अटैक करता है। आप समझ सकते हो, बैक्टीरिया तो हमें अटैक करता ही है हम पर, तो बैक्टीरिया कितना छोटा होगा, और उसके कंपैरिजन वायरस कितना छोटा होगा, उसके कंपैरिजन में वायरस कितना छोटा होगा कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। देखो हमें खुद को तो अपनी आंखों से वायरस भी दिखता, बैक्टीरिया भी दिखता, बट ये और हमें दोनों इन्फेक्ट करते हैं। और यहाँ तो ये बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करते हैं, तो कितना छोटा होता रहेगा। तो आप सोच सकते हो कि वायरस क्या होता है, अभी तो कुछ इमेजिन कर सकते हो आप लोग। तो क्या होता है वायरस? इट इज अ
सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज अ सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट अटैक्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और खुद फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है वो। कैसा? कोई वायरस है मेरे बॉडी में घुसा, ठीक है, बाहर नॉन लिविंग था, अभी भी नॉन लिविंग है, मेरे बॉडी में घुसा, बट मेरे बॉडी में घुसते ही मानो किसी सेल में घुस गया। व्हेन इट एंटर्स इनटू दिस सेल, देखो वो मेरे सेल में घुसा और मेरे सेल पे जाके कब्जा कर लिया। मतलब कोई आपके घर में घुस के आपके घर पे कब्जा कर लिया तो घर का मालिक वो हो गया। तो ऐसे वो मेरे सेल में घुसा और उसको कब्जा करके फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, मतलब अपने तरह और लोगों को बनाने लगेगा। मतलब क्या? वायरस का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है वायरस, अंदर लिविंग, बाहर नॉन लिविंग। तो क्या बोलूँ मैं इसको, लिविंग नॉन लिविंग? इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। मतलब इस दुनिया में एक ही एक्सेप्शन है, क्या है वो? वायरस। वो ना तो लिविंग में है ना तो नॉन लिविंग में है, और बीच में रह गया। और ये एक्चुअली यही बॉर्डर है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का, यही बॉर्डर है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है और या तो आरएनए या तो डीएनए, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ये चैप्टर के एंड में मे भी नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, तो उस टाइम पर मैं ये टॉपिक आने वाला है, तब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को वापस पूछूंगा कि क्या होता है। तो जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ों को याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो अब मैं चलो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन पर आ गया था मैं आपके। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है अभी? हाँ, तो मैंने कहा जैसे कि कहा अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके फीचर्स को, यानी कि उनके क्वालिटी, उनके गुण को कैसे अंदाज़ा लगा पाएंगे? और सब कुछ एक साथ में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। सब कुछ एक एक ऑर्गेनिज्म का एक साथ पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। सब कुछ एक साथ पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ताकि हम ग्रुप के अकॉर्डिंग सोच सकें। अभी मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल देता हूँ। छिपकली, लिजार्ड, ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया क्या? ठीक है। अब मैं एग्जांपल और देता हूँ, एक एग्जांपल, चमेलियन, गिरगिट, ठीक है। तो छिपकली और गिरगिट, अभी यहाँ आप लोग सोच सकते हो कि अरे हाँ, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो फीचर सेम होगा ही, ठीक है। जहरीला नहीं होगा, ठीक है, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो रिलेशन सेम होगा, ठीक है। फिर अभी और एग्जांपल देता हूँ मैं। हम ह्यूमन बींग को ले लो और साथ में अभी मंकी को ले लो। देखो बहुत डिफरेंस है पर बहुत सारी सिमिलैरिटी भी तो है। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिफरेंस नहीं, पर बहुत सारी सिमिलैरिटी भी। तो उस सिमिलैरिटी को हम एक साथ पढ़ सके कि उनमें और हम में क्या सिमिलर है, उसमें और हम में क्या सिमिलर है, तो वो सब चीज़ें हम एक साथ में पढ़ ले। इसके लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर मैं अभी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफिकेशन करेंगे नहीं, ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, चलो ह्यूमन बींग पढ़ लिया, ठीक है। फिर ह्यूमन बींग के बाद हम किसी एक एनिमल को लिए, डॉग को ले लिए, कैट को लिए, फिर काऊ को लिए, फिर बफेलो को लिए। तो ऐसे कर करके हम कितना ऑर्गेनिज्म पढ़ लेंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। बट हमें ऑर्गेनिज्म का एक रफ नॉलेज या रफ डेटा तो होना ही चाहिए कि हाँ ये ऐसा होता रहेगा, वो ऐसा होता रहेगा। तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोल दिया, मैंने कैटल, CATTLE कैटल। तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? गाय, ठीक है। क्या सिर्फ गाय आता है? नहीं, और भी कुछ आता है। भैंस, अच्छा सिर्फ भैंस नहीं, साथ में बैल भी आता होगा, ठीक है। मतलब इस तरह के जितने भी लोग हैं सब आ जाते हैं इसमें। काऊ, ऑक्स, बफेलो, ठीक है, बुलक, जितने भी चीज़ें हैं सब की सब चीज़ें आपके दिमाग में आ गई। अभी मैं जैसे बोल दूंगा मैं लायन, तो लायन की कैटेगरी में कौन कौन आता है? तो अभी आप लोग सोचोगे टाइगर आता है, चीता, लेपर्ड, हाँ। तो देखो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम ले सकते हैं, मतलब एक के साथ में हम पढ़ने से वो पढ़ लेंगे। अभी मैं बोल दिया कि वाइल्ड एनिमल, हाँ, तो बहुत सारे आपके दिमाग में आ जाएंगे, ये वो ये। तो इसलिए ग्रुप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोला डोमेस्टिक एनिमल, तो ठीक है, आप सिर्फ कुत्ता, बिल्ली ये सब कह रहे हैं सोचोगे, तो इसलिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके वजह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया था वो है कार्ल लिनियस। इन्होंने
तो इन्होंने सबसे पहला 1735 ईयर इंपॉर्टेंट नहीं बट साइंटिस्ट का नाम या जिन्होंने भी किया है क्लासिफिकेशन उसका नाम और क्या किया है, तो किस में क्लासीफाई किया इन्होंने, वेजिटेबल और एनिमेलिया में। ठीक है, किसमें क्या था, वेजिटेबल और एनिमेलिया। तो वेजिटेबल और एनिमल क्या, देखो मैंने बोला ना कि हम नॉर्मल क्लासिफिकेशन कर देते हैं, एक प्लांट एक एनिमल, एक प्लांट एक एनिमल, तो वही क्लासिफिकेशन ही हो गया, ये प्लांट ये एनिमल, समझे। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, हैकल। कौन आया, हैकल। सबसे पहले कार्ल लिनियस, उसके बाद हैकल। इन सीक्वेंस और नाम याद रखते हुए चलना, कंफ्यूज मत होना कि नहीं अच्छा हैकल ने 2 बोला, कार्ल लिनियस ने 3 बोला, नहीं, किसने क्या बोला याद रखो। कार्ल लिनियस ने 2 क्लासिफिकेशन दिया, कौन सा, प्लांट और एनिमल का। ठीक है, मतलब वेजिटेबलिया और एनिमेलिया। और जो हैकल थे इन्होंने 3 दिया, तो तीसरा क्या था अभी, तो जो तीसरा है वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, वो क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या हुआ अभी, तो प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया जैसी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकें वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, वो हो गया प्रोटिस्टा। अब इसके बाद 1925 में उन्होंने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं की, वेजिटेबल या एनिमल नहीं किया उन्होंने, पर उन्होंने एक अलग क्लासिफिकेशन दिया जो इन सबसे थोड़ा हटकर था। उसका नाम था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो ये सारे के सारे टर्म इंपॉर्टेंट हैं। 1925 में कैटन ने क्या किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब आप लोग सोचेंगे अरे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। हाँ, अगर आप लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर का भी पढ़ा होगा, उसमें पढ़े होंगे न्यूक्लियस, जानते हो ना न्यूक्लियस, जो सेल को समझो, सेल की जान होती है न्यूक्लियस नहीं तो सेल मर गया, ये समझ के चलो। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसको, उसी का दूसरा नाम है कैरियोटिक। ये लैटिन या ग्रीक वर्ड है, क्या याद रखो, CARYOS, कैरियोस। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसी का दूसरा नाम है कैरियोस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 2 क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 2 क्लासिफिकेशन। देखो 2 क्लासिफिकेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखो सब लोग। 2 क्लासिफिकेशन कौन सा कर रहा हूं मैं अभी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है, कैरियोटिक का समझ लिया आप लोग, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, टाइप करो फ्रेंड इसका आंसर। हाँ, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है वो बता देख लेते हैं आप। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइन ना हो, तो इसमें और भी कुछ फीचर आते हैं, उसकी बात मैं करूंगा किंगडम दूसरे क्लासिफिकेशन में। पर अभी याद रखना, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिसका न्यूक्लियस डेवलप हो उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, अब दोनों का और फीचर क्या है वो सब हम बाद में धीरे पढ़ेंगे। अभी चलो फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो 1938 में एक कोपलैंड भी आए, उन्होंने 4 प्लांट पार्ट में कर दिया। कौन सा किया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, 4 किंगडम दिया उन्होंने, 4 किंगडम दिया। मोनेरा, ठीक है, मोनेरा देखो, और कहीं तुम्हें मोनेरा दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो ये सबसे पहला था ये। ठीक है, सबसे पहला था ये जिन्होंने किंगडम मोनेरा के बारे में बताया। फिर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा जो इन्होंने भी बताया था, किसने, हैकल ने। उसके बाद प्लांटे, तो प्लांटे को तो कार्ल लिनियस ने बताया था, हैकल ने बताया था। उसके बाद एनिमेलिया, तो एनिमेलिया को कार्ल लिनियस ने बताया, हैकल ने भी बताया। ठीक है, कैटन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये चैटन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा हटके था। वो उन्होंने न्यूक्लियस के ऊपर से क्लासिफिकेशन किया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ये लोग हमें ऑर्गेनिज्म दिख कैसा रहा है या क्या किस तरह उस पर दिया, बट चैटन ने उसके न्यूक्लियस के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। तो मैं इसको तो इन लोग से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना, कार्ल लिनियस कौन था, जो किंगडम प्लांटे एनिमेलिया दिया। फिर उसके बाद हैकल ने क्या किया, प्लांटे एनिमेलिया के साथ में एक नया दिया था उन्होंने, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। फिर प्रोटिस्टा तो है ही, देखो ये तो है ही, बढ़ते आ रहा, एनिमेलिया भी है, प्लांटे भी है, प्रोटिस्टा भी है, पर एक और बढ़ गया अब,
तो वो कौन सा था, मोनेरा। तो ये जो मोनेरा है ना, जो किंगडम मोनेरा है ना, एक्चुअली यही प्रोकैरियोटिक में आता है, एक्चुअली यही प्रोकैरियोटिक में आता है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें यूकैरियोटिक में आती है। अब इसके आगे ना हम एक और बायोलॉजिस्ट मिलेंगे जिनका नाम था आर.एच. विटेकर। विकेट टेकर ने, विकेट लेने वाला नहीं बोला मैंने, विटेकर, आर.एच. विटाकर बोलो, ठीक है, आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर जो थे उन्होंने 5 में क्लासीफाई किया। समझ रहे हो कैसा, पहला यहाँ पे 2 का क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, फिर 3 का हुआ, ठीक है, फिर 4 का भी हो गया, ठीक है, फिर आर.एच. विटेकर आए, उन्होंने 5 में कर दिया। तो एक एक बढ़ते जा रहा था, ठीक है, पहले प्रोटिस्टा बढ़ा, फिर मोनेरा बढ़ा, फिर बढ़ जाता है फंगाई, जिसको हम फंगस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि इस टाइम पर कि ये सब लोग क्लासीफाई नहीं थे, या इस टाइम पर ये फंगाई कहाँ चला गया, या इस टाइम पर मोनेरा फंगाई कहाँ थे, वो सब क्लासीफाई हुए थे इसमें कहीं ना कहीं। पर कैसा था अभी, अगर फंगाई प्लांट वाला है, जैसे कि मशरूम है, समझ लो मशरूम भी एक फंगाई है, तो अगर फंगाई है तो फिर वो अगर आया तो उसको वेजिटेबल में रख दिया, और अगर हमें स्किन पर कोई इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसको एनिमिलिया में रख दिया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे हैकल साहब आए, तो हैकल साहब ने जो 3 क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्होंने इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह थे उनको इन्होंने यहाँ रख दिया। फिर जब कोपलैंड आए, तो कोपलैंड ने क्या किया, याद रखना, इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आया था ना इनको पहले, तो इन्होंने एक नया ला दिया, मोनेरा चला गया प्रोकैरियोटिक में, और बाकी तीनों आ गए अपने यूकैरियोटिक में। इस तरह क्लासिफिकेशन किया। पर इसमें कहीं ना कहीं फंगाई रह गया था जो इन सब से अलग था, इन सब से कुछ ना कुछ सेट अलग ना, तो उसको अलग रख दिया, ठीक है। और ये 5 क्लासिफ किंगडम हो गए, कौन कौन से, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो ये पांचों क्लासिफिकेशन में दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। मतलब तुम दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बताओ मुझे, हाँ मैं उसको इन 5 में क्लासीफाई कर सकता हूँ। मतलब दुनिया में अगर देखा जाए ना तो सच में इनफाइनाइट ऑर्गेनिज्म है, हमें तो कुछ पता है उसमें से, ठीक है, हमें पता है तो इनफाइनाइट वैसे, तो जितने हमें पता है, तो तुम जो भी मुझे ना बताओगे ना, इन 5 में क्लासीफाई कर दूंगा। बस मुझे आप उसका, अगर मैं उसके बारे में सुना हूँ तो ठीक, अगर नहीं सुना हूँ तो मुझे 1, 2 या 3 उसके कैरेक्टर बताने पड़ेंगे आपको। जैसे कि आपने मुझे कोई नया ऑर्गेनिज्म बता दिया कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है XYZ, ठीक है, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या इसका न्यूक्लियस डेवलप है? अगर आप बोलोगे हाँ, तो हम लोग ठीक है ये यूकैरियोटिक में आता है, तो इसका मतलब किंगडम मोनेरा में तो नहीं जाएगा ये, बाकी 3 में से कहीं पे आ सकता है, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा क्या ये यूनिसेलुलर है? अगर आपने बोला हाँ, अगर यूनिसेलुलर है तो ये तो किंगडम मोनेरा होगा या तो किंगडम प्रोटिस्टा होगा, क्योंकि बाकी सब मल्टीसेलुलर है। हाँ, 1-2 एक्सेप्शन मिल सकते हैं फंगाई में, बट नहीं तो बाकी सब के सब मल्टीसेलुलर है, ठीक है। और वैसे तो किंगडम जो यूकैरियोटिक होगा और जो यूनिसेलुलर होगा वो प्रोटिस्टा में ही आ जाता है, ठीक है, याद रखने के बाद। फिर ऐसे मतलब 2 क्वेश्चन हो गए, कौन सा, एक तो उसका न्यूक्लियस कैसा है, डेवलप है कि नहीं, वो यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर 2 हो गया। फिर क्या वो लोकोमोशन कर सकता है, या फिर क्या फोटोसिंथेसिस करता है? अगर फोटोसिंथेसिस करता होगा तो किंगडम एनिमेलिया में तो नहीं आएगा, फंगाई में तो नहीं आएगा, इतना पक्का है, ठीक है। समझ के 2 चीज़ें भी, उसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो इस तरह करके अगर आप दुनिया का कोई भी मुझे ऑर्गेनिज्म बता दो, चाहे उसका नाम ही ना हो, आपने रिसर्च किया हो, आपने फाइंड आउट किया हो, आपने डिस्कवर किया हो, पर मुझे उसका आप 2 से 3 कैरेक्टर बता दोगे तो मैं उसका क्लासिफिकेशन दे सकता हूँ कि कौन से क्लास में वो आएगा, कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन से किंगडम का है वो, ठीक है। तो किंगडम याद रखोगे आप सब लोग, कौन से किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। 5 के 5 नाम सबको आने चाहिए। पहले 2 किसने बताए, कार्ल लिनियस, फिर 3 किसने बता दिया था, अपने हैकल साहब ने, फिर 4 किसने बता दिया, अपने कैप्टन साहब ने, फिर 5 किसने बता दिया, अपने आर.एच. विटेकर ने। तो ये 4 नाम सबको याद रखना, और एक्चुअली ये भी याद कर लेना कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी आया था जो चैटन ने दिया, ठीक है। अगर नाम भूल भी रहे हो, जिनको याद करने में तकलीफ हो, एटलीस्ट इतना याद कर लो कि 5 किंगडम है, आर.एच. विटेकर ने बताया, इतना याद रख लो एटलीस्ट, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी कुछ होता है, ठीक है। अब फिर इसी के थोड़ा हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। आई होप जितना मैंने समझाया आप लोगों को, आप सबको समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, लेक्चर में, तो प्लीज़ आप लोग अपने सारे डाउट
सारे डाउट अभी ना पूछ करके उसको डाउट हब में पूछिए। तो वहाँ पर मैं या हमारे ग्रुप का कोई भी टीचर आप लोगों को उसका आंसर दे देगा, ठीक है। मैं या हमारे ग्रुप मेंबर में से कोई भी आ रहेगा उसका आंसर आपको दे देगा, ठीक है। पर अभी मत पूछिए, क्योंकि अभी उसका आंसर देना में सबका पॉसिबल नहीं होगा, सबके डाउट्स अलग अलग होते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स विदाउट आस्किंग यू, बट फिर भी कुछ डाउट हो तो यू ऑल आर वेलकम ऑन आवर डाउट हब, ओके। चलो अभी फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखो और भी कुछ चीज़ें दी हुई है। अभी जब 2011 का जब सेंसस हुआ था उस टाइम पे कितना 87 मिलियन स्पीसीज आर फाउंड ऑन अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। देखो मैंने क्या बोला, हम डिस्कवर तो कुछ बहुत सारे किए हैं, पर टोटल है कितने हमें पता नहीं है अभी तक, ठीक है। टोटल है कितने हमें पता नहीं, इतने तो क्या डिस्कवर हुआ है 87 मिलियन। 87 मिलियन समझते हो कितना होता है? 87 6 बार 0, समझे? ये होता है 87 मिलियन। तो अब इतने तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर किए हैं, अब इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं जो बाद में कभी डिस्कवर हो, जिनको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, जो हमसे हमारी नज़रों से बचे हो सकता है ऐसे। हाँ, अब ये 87 मिलियन में वायरस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये बात हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वायरस क्या था? सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। हाँ, तो देखो अब इतने सारे, मैंने पहले बताया अब इतने सब कुछ पढ़ने के लिए पॉसिबल तो है नहीं हमें, तो ये सब को हम कहीं ना कहीं क्लासीफाई करके कुछ ना कुछ समझ ले, उसी के लिए किया गया है क्लासिफिकेशन। किसमें? ये 87 को जनरली 5 किंगडम में, मतलब 87 मिलियन एनिमल्स, 87 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन 5 किंगडम, ठीक है। इसके लिए 5 किंगडम का नाम तो सबको याद होना ही चाहिए। कौन कौन सा था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमलिया। देखो चीज़ें बार इसलिए बोला कि आप लोगों को याद हो जाए। किसने दिया था ये? विकेट टेकर नहीं, R.H. विटेकर, ठीक है, याद रखना। विकेट टेकर मत बोल देना, विकेट लेने वाला नहीं है, उसका नाम ही है R.H. विटेकर, ओके। तो आप लोग तो अब इसका इंपॉर्टेंट समझ चुके रहोगे कि हमें क्यों करना है क्लासिफिकेशन, और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसका क्या होता है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, जिनकी मैं बात किया था R.H. विटेकर, इन्होंने क्लासिफाई किया है कितना? 5 किंगडम। कितना किया इन्होंने? 5 किंगडम। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो सबसे बेस्ट है अभी तक के लिए। और उसका सोर्स क्या है? मतलब उन्होंने किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया है? कुछ मतलब क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए ना, कि हाँ मतलब मैं ये सोच के क्लासिफाई करूँगा, अगर ये इसमें ये क्वालिटी रहा तो उसमें गया, इसमें अगर ये मुझे कैरेक्टर मिला तो इसमें गया। तो इन्होंने किस चीज़ का मतलब क्या क्राइटेरिया लिया इन्होंने, तो वो हम पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है इनका वो है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी, क्या है ये? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो मैंने कुछ बताया था इसके बारे में। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसका न्यूक्लियस डेवलप ना हो। यूकैरियोटिक क्या होता है? जिसका न्यूक्लियस डेवलप हो, ठीक है। तो बस इसी के बेसिस पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस आ जाता है अपना, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ओके। तो अब प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा, यूकैरियोटिक में कौन आएगा? तो जो 5 किंगडम थे अपने, 5 किंगडम में थे, उसमें जो पहला किंगडम है अपना किंगडम मोनेरा, वो अकेला आता है प्रोकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में कोई दूसरा एनिमल नहीं आता है, ठीक है। मतलब देखो 2 क्लासिफिकेशन एक बता रहा हूँ, तो प्रोकैरियोटिक एक तो यूकैरियोटिक, और एक 5 बता रहा हूँ मैं। तो ये 5 और 2 को आपस में समझ लो अभी। तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें पहला वाला आता है, जो यूकैरियोटिक है उसमें बाकी के 4 आते हैं, ठीक है। मतलब जो ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें एक आता है, कौन आता है? किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा। और जो अपना ये यूकैरियोटिक है, उसमें कौन? उसमें एक एनिमल आता है ना, क्या आना? इसमें चारों एनिमल आ जाते हैं, चारों किंगडम आ जाते हैं, इसमें चारों किंगडम आ जाते हैं। इसमें एक किंगडम, इसमें 4 किंगडम,
ठीक है, याद रखना, इसमें एक किंगडम, इसमें 4 किंगडम। तो इसमें एक किंगडम क्या था, किंगडम मोनेरा, इसमें 4 किंगडम क्या है, तो किंगडम मोनेरा क्या, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ओके, याद रखना है चीज़। और देखो बीच बीच में ना मैं तुम लोगों के मन में ना डाउट लाऊंगा कि हाँ तुम लोग सोचो क्या रहे हो, ऐसा कैसा होता है, फिर हाँ वो डाउट को क्लियर भी करूंगा, पर डाउट लाऊंगा भी। और कभी कभी कुछ चीज़ें मैं इस तरह से बोलूँगा, लाइव लेक्चर हो रहा है अपना, तो ध्यान रखिए, कुछ ऐसे बोलूँगा कि अरे ऐसा कैसा अभी सर ने ये बोला, ताकि आप लोग उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था अभी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में अपना एक आता है, इसमें 4 आता है। तो इसमें जो एक है वो है अपना किंगडम मोनेरा, 4 है उसमें क्या आ जाता है अपना प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है, देखो नाम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में रिपीट करो ताकि आप लोगों को भी याद होते रहे नाम। ओके, हाँ ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्या है इधर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या तो वो मल्टी सेलुलर होगा। मतलब उसका सेल कैसा है, उसका सेल कैसा है, या उसमें सेल कितना है। ठीक है, उसमें सेल कितना है, तो ये हो गया उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अगर एक ही सेल है उस ऑर्गेनिज्म में, एक ही सेल है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर। अगर 2 सेल है तो जो पॉसिबल नहीं, ठीक है, पर अगर ग्रुप ऑफ सेल है तो, एक बोला तो यूनिसेलुलर, ग्रुप ऑफ सेल है तो, ग्रुप ऑफ सेल है तो मतलब मल्टी सेलुलर। एक से ज़्यादा सेल है ना, ठीक है, 2 सेल रहा तो मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा तो मल्टीपल हो गया। एक है तो यूनिसेलुलर, एक मतलब यूनी, 2, 3, 4 ग्रुप, 10, 100 जितना भी रहेगा, इनफाइनाइट, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर। इन शॉर्ट हम क्या है, मल्टी सेलुलर। हमारे पास बहुत सारे सेल है, सेल छोड़ो हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन छोड़ो हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अब कोई क्या है जिस ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जिसका एक ही सेल काम करता है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ है पूरा। द होल बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल, सो दे आर यूनिसेलुलर। और अगर मोर देन वन, मल्टीपल सेल, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब देखो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की बात करते हैं अपन, तो देखो 5 किंगडम। तो जो यूनिसेलुलर है इसमें 2 किंगडम आता है, कौन कौन सा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, और बाकी 3 जो है वो मल्टी सेलुलर है। ओके, अब इसमें देखो जो किंगडम मोनेरा है, जो किंगडम मोनेरा है अपना, ये प्रोकैरियोटिक था और बाकी 4 यूकैरियोटिक थे। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, किंगडम मोनेरा की बात कर रहा हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद अगर करूँ तो मैं, ये यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर। तो देखो ये दोनों से 2 किंगडम को हमने बाकी किंगडम से अलग कर दिया, 2 किंगडम को हमने बाकी किंगडम से अलग कर दिया। तो कैसे क्या, चलो एक बार देख लेते वाला। पांच किंगडम, पांच किंगडम, ठीक है, 5 किंगडम। तो पहला क्या था अपना, किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा के बाद कौन था अपना, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद कौन आया था अपना, फंगाई। फंगाई के बाद प्लांटे, प्लांटे के बाद एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम। तो जो पहला वाला जो था अपना, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक। बाकी सबके सब क्या है, यूकैरियोटिक। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक। अब उसके बाद सेकेंड हमने क्या क्लासिफिकेशन किया था, ये दोनों जो है, ये है अपना यूनिसेलुलर। ठीक है, और ये 3 जो है, ये है अपना मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। इतनी चीज समझ में आई होगी। देखो तो इसमें और इसमें हम क्लासिफाई करना आसान हो रहा है हमारे लिए, इसमें और इसमें देखो चीजें हमारे लिए आसान हो रही क्लासिफाई करनी। ठीक है, तो जो किंगडम मोनेरा है अपना, जो किंगडम मोनेरा है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, और जो अपना प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है। देखो क्लासिफिकेशन में हो जा रहा है अभी आसानी से।
अब ऐसे देखो इसमें भी कुछ हमें क्लासिफिकेशन मिलते जाएंगे कि हम इसको क्लासीफाई कर पाएंगे आराम से, ठीक है। चलो अब आगे क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड मतलब क्या, वो प्लांट खाना कैसे खाता है, खाना कैसे खाता है, तो क्या खाना खुद से बनाता है, क्या खाना छीन के खाता है, कैसा खुद से बनाता है मतलब किचन में खुद से बनाना, वैसा नहीं, खाना खुद से बनाना सनलाइट की हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, या कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, मिट्टी की हेल्प से कैसा खाना जो खुद का बना ले, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक खुद पर डिपेंड है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, किसी कोई खाना खा चुका है, जो खाना उनका एब्जॉर्ब चुका है, उसको जाके चूसेंगे। एग्जाम्पल अपना फंगस ले लो, आप खाना खा चुके हो, आपके बॉडी पर, आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो फंगस उसको एब्जॉर्ब करता है, आपके बॉडी की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो फंगस अगर आपके पचाए हुए खाने को खाता है, द फूड विच यू हैव डाइजेस्टेड एंड इट इज एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी, बाय योर सेल, दोज फूड आर सकिंग बाय दी फंगस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन करता है वो, ठीक है। और भी कुछ मरे हुए लोगों से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या, हेट्रोट्रॉफिक और इंजेस्टिव, जैसे कि हम खा लिया, इंजेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से क्लासीफाई करते हैं, खुद से बनाने वाले, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले, और एक लेंगे तो उनसे ही बट इंजेस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से खाना खुद बनाएगा, खाना खाएगा, और एक खाना मरे हुए से लेगा, डेड सेल से लेगा। तो इस तरह से हम इसको भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो अपना जो क्लासिफिकेशन यहाँ चल रहा था, जो यहाँ क्लासिफिकेशन अपना चल रहा था, अब देखो इसमें तो जो फंगस है वो खुद खाना नहीं बनाता है, वो क्या करता है, दूसरों से छीनता है। क्या करता है वो, दूसरों से छीनता है। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक। क्या बोलते हैं उसको, सैप्रोफाइटिक। याद रखना सब लोग, सैप्रोफाइटिक, ठीक है। तो ये अपना फंगस क्या हो जाता है यहाँ पे अभी, सैप्रोफाइटिक, ठीक है, सैप्रोफाइटिक। जो प्लांटी हो गया वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक। वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक। हम क्या करते हैं, हम इंजेस्ट कर लेते हैं उसको डायरेक्टली, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं अपने आप को, हेट्रोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं अपने आप को, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। याद रखना चाहिए, हेट्रोट्रॉफिक। और मोनेरा प्रोटिस्टा भी ऐसे, ये लोग भी खाना मोस्टली खुद ही बना लेते हैं, मोनेरा वाले, और प्रोटिस्टा वाले डिपेंड होते हैं। तो मे बी दे आर हेट्रोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक, और जो मोनेरा है वो ज़्यादा फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। तो ये भी चीज़ हम आगे से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन डिटेल में। बट अभी आप लोग इमेजिन कर सको, क्लासीफाई कर सको, इसके लिए मैं आप लोगों को जनरल सा बेसिक से स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। अब दो चीज़ें और है, लाइफस्टाइल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो अभी ये चीज़ को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, और तब तक आप लोगों को जो भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछिए, बट नॉट नाउ, यू हैव टू आस्क योर डाउट्स ऑन डाउट हब। सो उधर आप लोगों को तुरंत आंसर दूंगा, या मेरी टीम में से कोई भी आप लोगों को आंसर देगा। सो नाउ आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, फिर एक लाइव सेशन होगा, और यहीं से हम फिर कंटिन्यू करेंगे, और आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। ओके, चलो एवरीवन, टेक केयर, बाय।